Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today's our topic is an induction motor, chapter number 7 of your textbook. So in this topic, we will discuss about the construction of the induction motor and we will see some basic induction motor concepts. So before moving towards induction motors, let us classify motors. The motors can be broadly classified into AC motors, DC motors, and the DC motors has two types. One are the separately excited, other one are the self-excited. And the self-excited are further classified into shunt motors, series motors, and compound motors. ठीक है, ये हमने इंडक्शन मोटर के बाद हमने डीसी मोटर्स की तरफ स्विच ओवर करना है. While in AC motors or alternating current, we have two types of motors. One are called as the synchronous motors, and other one are called as induction motors. Induction motors can be classified into three-phase motors. In the three-phase, we have two types, squirrel cage and the wound rotor. While we have the single phase as well, which can be split phase, capacitor, and the shaded pole single phase motors. And single phase induction motors are normally not used. ठीक है, वो सिर्फ ये है कि थ्री फेज और सिंगल फेज में फर्क है कि एक थ्री फेज होती हैं और एक में से हम वी कैन गेट द सिंगल फेज आउटपुट. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिंगल फेज. ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन द इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स. ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि वी हैव द स्क्विरल केज एंड वाउंड रोटर एंड हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड. So induction motor construction, it has the name induction machine because the rotor voltage which produces the rotor current and the rotor magnetic field is induced in the rotor winding rather than being physically connected by the wires. ठीक है, आपको हमने पहले कहा था कि सिंक्रोनस और इंडक्शन में मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि सिंक्रोनस मशीन के केस में यू हैव टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स, व्हाइल इन केस ऑफ द इंडक्शन मशीन्स एज इंडिकेटेड बाय देयर नेम इंटरनल फिनोमेना ऑफ इंडक्शन इज बीइंग यूटिलाइज्ड. यहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स फिजिकली कोई भी वायर्स कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, जबकि रोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो हमारे पास जो है वो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से हो रही होती है. ठीक है, वही रोटर वोल्टेज जो कि रोटर करंट प्रोड्यूस करेगी एंड लेटर ऑन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर यही है कि वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी डीसी करंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन दिस मशीन. So normally we know that हर मशीन के दो पार्ट्स हैं, स्टेटर एज वेल एज रोटर. So induction machine का जो stator है, it has the same physical stator as that of a synchronous generator. It is the outer part of the machine और यहाँ पे हमारे पास जो है वो थ्री सेट ऑफ वाइंडिंग्स होंगी. जबकि रोटर हमारे पास जो है इंडक्शन मशीन के केस में जो है वो टू टाइप के रोटर्स होते हैं. वन आर कॉल्ड एज द स्क्विरल केज रोटर, या इसको हम सिंपली केज रोटर भी कहते हैं. ये हमारे पास एक जो है वो स्क्विरल केज रोटर की जो एग्जांपल है. ठीक है, इसकी शेप इस टाइप की होती है. स्क्विरल केज मींस जैसे जो है वो स्क्विरल आपने देखी होगी गुलेरी, उसका जिस तरह का केज होता है इस टाइप की इसकी रोटर की कंस्ट्रक्शन होती है. देखिए केज टाइप है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्क्विरल केज रोटर. और जो दूसरी टाइप होती है वो हमारे पास है वाउंड रोटर्स. वाउंड रोटर्स हमारे पास जो नॉर्मली फिजिकल रोटर सेट ऑफ वाइंडिंग्स होती हैं वही हमारे पास वाउंड रोटर्स हैं, जैसे आपको यहाँ के केस में नजर आ रहे हैं. वाउंड रोटर्स वी कैन कॉल देम एज द सिलेंड्रिकल रोटर्स, के होल सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास जो है वो रोटर्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द स्टेटर्स विद अ सेट ऑफ वाइंडिंग्स. ये नॉर्मली सिंक्रोनस जनरेटर के स्टेटर की तरह ही होगा और ये हमारे पास एक स्क्विरल केज रोटर है. स्क्विरल केज रोटर केज टाइप होता है. देखिए आपको इसमें जो है ये स्लॉट्स नजर आ रही हैं. इन स्लॉट्स के अंदर जो है वो कंडक्टर्स को जो है वो प्लेस किया जाता है. ठीक है, so we can see in a squirrel cage rotor series of conducting bars are laid in the slots curved into the face of rotor and shorted at either end by large shortening rings. ठीक है, इसमें ये किया जाता है कि इंस्टेड के हम और सेट ऑफ वाइंडिंग्स यूज करें, ये हमने जो है वो स्लॉट्स बनाई हुई हैं. हर स्लॉट के अंदर जो है वो बार्स को कंडक्टिंग बार्स हैं और इनको दोनों एंड से जो है वो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द रिंग्स. ठीक हो गया, ये स्क्विरल के जो है वो रोटर्स हैं आपके पास. सो वी हैव दीस आर द शॉर्ट कंडक्टिंग रिंग्स जिनके थ्रू हमने जो है उनको शॉर्ट किया हुआ है. ये दरमियान में हमारे पास जो है वो स्लॉट्स हैं और स्लॉट्स के इनसाइड जो है हमारे पास ये कंडक्टिंग बार्स जो है, एंड दिस इज अ स्क्विरल केज रोटर. Wound rotor has a complete set of three-phase windings that are the mirror image of windings on the stator. ठीक है, wound rotor exactly same like जैसे हमारे पास stator के ऊपर winding है वैसे ही हमारे पास rotor के ऊपर थ्री set of windings हैं.
These windings are usually Y connected. They can be delta connected, but usually हम इनको Y connected में जो है वो यूज करते हैं. The ends of the rotor wires are tied to the slip rings on the rotor shaft. और again इनको जो slip rings के साथ जो connect किया जाता है, और these slip rings are shorted through the brushes that are residing on the slip rings. वही phenomena कि इनके साथ slip rings और carbon brushes को use किया जाता है in order to connect a क्योंकि इस केस में हम सप्लाई दे नहीं रहे, we have to इंश्योर के हमारे पास जो है वो ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस जो इनके साथ कनेक्टेड हों, ताकि हमने अगर कोई सप्लाई इनके देनी है तो वो हम इनके थ्रू जो है वो दे सके. ठीक है. सो दिस इज हाउ, अगर हम मोटर को खोले तो इसका स्टेटर और रोटर इस टाइप का. दिस इज द रोटर. ये हमारे पास वाउंड रोटर है. ठीक है. बल्कि नहीं, ये हमारे पास जो है वो स्किरल केज रोटर है. आपको स्लॉट्स नजर आ रही हैं. ठीक है. ये इनकी जो है वो स्लॉट्स की कंडक्टिंग बार्स इनके पे प्लेस है. दिस इज अ स्टेटर व्हिच इज अ 3-phase सेट ऑफ वाइंडिंग्स. यहाँ पे हमारे पास जो है वो कूलिंग के लिए हमने फैन को यूज किया हुआ है. ठीक है. दिस इज अ डिराइव एंड, दिस इज द नॉन डिराइव एंड. डिराइव एंड ये है कि जिसके अक्रॉस हम कोई ना कोई लोड कनेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास नॉन डिराइव एंड है जिसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड नहीं होगा. ठीक है. एंड दिस इज अ 3-phase मोटर, इंडक्शन मोटर, जो कि नॉर्मली आपने देखी भी होगी, आपके घरों में यूज हो रही है. या आपने यहाँ पे आपके पास 3-phase जो है वो आप यहाँ से इनपुट देते हैं, और यहाँ पे जब आप इसके पास कोई लोड कनेक्ट करेंगे तो आपको मैकेनिकल आउटपुट यहाँ से मिलेगा. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोन इंडक्शन मोटर्स. अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है बेसिक इंडक्शन मोटर के कॉन्सेप्ट्स. इसमें सबसे पहली चीज है कि हाउ द टॉर्क वुड बी इंड्यूस्ड इन एन इंडक्शन मोटर. वी वुड हैव टू generate the concept of the rotor slip and what should be the electrical frequency on the road. So basic induction motor concepts में सबसे पहली चीज क्या आती है कि because stator has a 3-phase set of windings, so हम जो है, क्योंकि this is a motor, so we have to apply the electrical input and we are getting the mechanical energy at the output. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे 3-phase set of windings है. so हमने उनके क्रॉस हमने अप्लाई करना है स्टेटर के क्रॉस 3 set of voltages को. तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो we have a voltage induced, we are applying 3-phase voltages to the stator winding, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन अ स्टेटर PS. ठीक है. बिकॉज हम उसको सोर्स दे रहे हैं, तो सोर्स की वजह से हमारे पास करंट कैरिंग वायर्स हो जाएंगी. दे वुड प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड. अब 3-phase सेट ऑफ वाइंडिंग्स हैं, तो 3-phase सेट ऑफ वाइंडिंग की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इट वुड बी रोटेटिंग. रोटेटिंग इस तरह से होगी कि हमारे पास जो, बिकॉज वो 3-phase मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हर एक मैग्नेटिक फील्ड का जो अपना फेज डिफरेंस जो है वो होगा. ठीक है. तो अगर हम उनका कंबाइन या नेट इफेक्ट देखें तो वी कैन कॉल इट एज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज रोटेटिंग अराउंड द स्टेटर वाइंडिंग्स. ठीक है. उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज है. सो दिस इज हाउ स्टेटर वाइंडिंग जो है हमारे पास है, कि इसमें जो है वो ये स्टेटर की सेट ऑफ वाइंडिंग्स है. ठीक है. 3-phase सेट ऑफ वाइंडिंग्स हमने यूज की है, इसकी वजह से हमारे पास स्टेटर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है BS. और स्टेटर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो है वो रोटर में EMF इंड्यूस होगा. वो हम देखते हैं कैसे. द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन इज गिवन बाय n synchronous 120 FE by P. ठीक है. वे P इज द नंबर ऑफ पोल, FE इज इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो हमने अप्लाई की हुई है इस केस में. उसकी वजह से हमारे पास जो है वो रोटर स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्पीड होगी उसको हम n synchronous या सिंक्रोनाइज स्पीड जो है वो हम कह रहे हैं, दैट वुड बी गिवन इन RPM. अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पासेस ओवर द रोटर बार्स एंड इंड्यूस वोल्टेजेस इन देम. अब आपको पता है कि इस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो है वो रोटर में EMF इंड्यूस होगी, एंड दैट EMF इंड्यूसेस V क्रॉस B डॉट L. You know that it is a relative motion of the rotor compared to the stator magnetic field that produces induced voltage in the rotor bar. So because अब जो रोटर की असम्बली है वो इंडक्टिव है. इंडक्टिव इस तरह से उसकी जो वाइंडिंग की हमने कॉन्फ़िगरेशन या कंस्ट्रक्शन की भी है, इट इज लाइक इंडक्टिव. सो जो रोटर का करंट है वो रोटर वोल्टेज को लैग करेगा बाय सर्टेन एंगल, बिकॉज 90 डिग्री से. सो हमारे पास वी हैव द मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज. उसकी वजह से हमारे पास जो है इनर रोटर, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो करंट इंड्यूस हो रहा है इन अ रोटर वाइंडिंग व्हिच इज लैगिंग दिस इंड्यूस वोल्टेज बाय अ सर्टेन एंगल. अब जब रोटर वाइंडिंग में से करंट फ्लो करेगा, इट वुड प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द BR. अब इस BR की वजह से हमारे पास जो है वो टॉर्क इंड्यूस होगा इन अ रोटर वाइंडिंग, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द टॉर्क एंड इज इक्वल्स टू K BR क्रॉस BS, where K is the machine construction, BR is the rotor magnetic field and BS the magnetic field of the stator.
So this is how we have two magnetic field. उनका net effect हमारे पास आ जाएगा, and we have a net magnetic field, that is net electrical induced voltage in a rotor and the induced current in a rotor winding. और रोटर की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विच इज काउंटर क्लॉकवाइज इन दिस केस. अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला है. अब देखिए हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यहाँ पे. एक है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्टेटर की, विच इज रोटेटिंग इन नेचर ड्यू टू द थ्री फेज सेट ऑफ वाइंडिंग्स. और एक हमारे पास रोटर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज रोटेटिंग, बिकॉज रोटर हैज टू बी रोटेटेड व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ सर्टेन लोड अक्रॉस सेट. तो उसको कोई ना कोई मूवमेंट देनी है. तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर की होगी, इसको हम बी आर से, या जो रोटर की स्पीड है उसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करें, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर. अब होगा क्या कि अब एक रोटर की स्पीड है और एक हमारे पास स्टेटर की स्पीड है. अब देखिए रोटर तो रोटेट कर रहा है. अब स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, लेकिन स्टेटर रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज रोटेटिंग इन नेचर ड्यू टू द थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसी जो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम स्पीड ऑफ द स्टेटर भी कह रहे हैं. ठीक है, सो डोंट मिक्स इट अप कि स्टेटर रोटेट कर रहा है या स्टेटर मूव कर रहा है. स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है हमारे पास रोटेट कर रही है, उसको अब जो स्टेटर की स्पीड है उसको हम एन सिंक्रोनस से रिप्रेजेंट करें, दैट इज इक्वल टू 120 f by p. अब रोटर हैज टू बी रोटेटेड एंड द स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोटेट कर रही है. ठीक है, it has a certain speed, certain rpm. Now rotor will try to chase the speed of this stator. ठीक है, और इसी चेजिंग में क्या हो रहा है, हमारे पास इंडक्शन मशीन का फिनोमेना है. अगर तो हमारे पास रोटर भी का, इंडक्शन मोटर का रोटर है वो भी सेम स्पीड से मूव करेगा, विच इज द सिंक्रोनस स्पीड, विच इज द स्पीड ऑफ द स्टेटर, देन रोटर will set to be locked and there would be no voltage induced, because इनका फिनोमेना ही है कि जब रोटर उसको चेज कर रहा होगा तो there would be a certain slip का डिफरेंस, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो EMF इंड्यूस होगी. ठीक है, so rotor will try to chase the speed of the stator, लेकिन वो कभी भी उसको चेज नहीं करेगा, बिकॉज ड्यू टू द विंडेज लॉसेस एंड द फ्रिक्शन लॉसेस वो इंडक्शन मोटर कैन स्पीड अप टू नियरली सिंक्रोनस स्पीड, बट इट कैन नेवर एग्जैक्टली रीच द सिंक्रोनस स्पीड. और यही इंडक्शन मशीन का फिनोमेना है. अगर तो हमारे पास जो है इंड्यूस, अगर रोटर सेम स्पीड से मूव करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, तो इंड्यूस वोल्टेज नहीं होगी. इंड्यूस वोल्टेज नहीं होगी तो देयर वुड बी नो इंड्यूस करंट, देयर वुड बी नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयर वुड बी नो इंड्यूस टॉर्क. सो इंडक्शन मशीन का वो फिनोमेना होगा ही नहीं, बिकॉज इंड्यूस वोल्टेज को जो है, वोल्टेज को इंड्यूस होने के लिए देयर शुड बी अ सर्टेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास आ ही कैसे रहेगा, रोटर और स्पीड के, रोटर और स्टेटर की स्पीड के डिफरेंस से. ठीक है, both the rotor and the stator magnetic field BR and BS rotate at a synchronous speed while the rotor itself turns at a speed lower. ठीक है, अब जो आपके रोटर के क्रॉस जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस है, इस वजह से रोटर जो है उसकी स्पीड जो है वो स्टेटर की स्पीड से जो है वो लो हो जाएगी, और यही इंडक्शन मशीन, ऐसे ही हमारे पास इंडक्शन मोटर वर्क करेगी. So we have a concept of slip here. The voltage induced in the rotor depends upon the speed of the rotor relative to the magnetic field. The relative motion is commonly defined by two terms. One is the slip speed, which is n slip से हम उसको represent करें. दूसरा concept है हमारे पास slip का, which is represented by s. So n slip is actually the difference between the speed of the stator and that of a rotor. So n synchronous मेरे पास है synchronous speed, which is the speed of the stator, या स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, और nm जो है मेरे पास है रोटर की स्पीड. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एक्चुअली में डिफाइन करेगा स्लिप स्पीड को. And similarly जो slip है, it is actually the difference, it is a ratio of slip speed to the synchronous speed, because n slip is equals to n synchronous minus nm, तो हमने इसकी जगह इसको लिख दिया. We can represent them in rpm and we can also represent them in the radians per second. और यहाँ से we can say that nm is equals to 1 minus s times of n synchronous and omega m is equals to 1 minus slip times of omega synchronous. अब यही जो दो टर्म्स हैं यही डिफाइन करेंगी हमारे पास इंडक्शन मोटर के कॉन्सेप्ट को. So next is electrical frequency on the rotor. The induction motor works by inducing voltage and current in the rotor. So we can call induction motor as a rotating transformer. as क्योंकि इसका फिनोमेना वही है जो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर का फिनोमेना है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर स्टेशनरी है और ये हमारे पास रोटेटिंग कर रहा है. That's why induction machines are also called as the rotating transformers.
लाइक अ ट्रांसफार्मर प्राइमरी इंड्यूसेस वोल्टेज इन द सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी स्टेटर है और स्टेटर की वजह से हमारे पास जो है वो रोटर के क्रॉस इंड्यूस वोल्टेज हो रही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफार्मर के केस में सेकेंडरी के अक्रॉस सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे प्राइमरी की होती है, बट in this case this is not necessarily the same, it is depending on the slip of the machine. If rotor is locked, rotor lock होने का मतलब ये है कि rotor same speed से move कर रहा है as that of stator, then the secondary frequency is same as the primary. If the rotor turns at a synchronous speed, then the rotor frequency will be 0. ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से जब रोटर मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो इंड्यूस वोल्टेज, देयर इज नो करंट एंड देयर वुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा अगर अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, इट इज मूविंग एट एनी आर्बिट्ररी स्पीड, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, बिकॉज इन दैट केस nm इज इक्वल्स टू 0। अगर तो हमारे पास जो है वो रोटर मूव नहीं कर रहा, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी एंड स्लिप हमारे पास 1 होगा। अगर रोटर हमारे पास जो सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रोटर के पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी एंड स्लिप हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस थे जबकि रोटर इन दोनों के दरमियान में ही कहीं पे हमारे पास मूव कर रहा होगा। So we can say that FR is equals to slip time of FE। तो स्लिप हमारे पास n सिंक्रोनस माइनस nm by n सिंक्रोनस है। तो यहाँ से हमारे पास जो है n सिंक्रोनस इज 120 FE by P। यहाँ से हम ये रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं that FR is equals to rotor frequency is equals to P by 120 टाइम n सिंक्रोनस माइनस nm। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक 10 हॉर्स पावर की एक मोटर है विच हैज द 4 पोल, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, वाई कनेक्टेड है, इंडक्शन मोटर है और रेटेड जो इसकी वोल्टेज है वो 208 वोल्ट है एंड इट हैज फुल लोड स्लिप ऑफ 5%। मतलब जब हम इस मशीन को फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं तो 5% जो है वो स्लिप आती है। Okay, so we have to determine what is the synchronous speed of this motor. We have to determine the rotor speed at a rated load, and we have to determine the rotor frequency at the rated load, and what is the shaft torque of this motor. So सबसे पहले हमने determine करना है synchronous speed को. So because synchronous speed is simply 120 F by P, we know that operating electrical frequency 60 hertz or number of poles हमारे पास 4 है, so we can get the electric synchronous speed from here, which is 1800 RPM. ये synchronous speed है जिस speed से हमारे पास जो है वो magnetic field rotate कर रही है। अब हमने ये determine करना है कि rotor की speed जो है वो क्या होगी। And next is what is the rotor speed of this motor at a rated load. Rotor की speed is 1 minus s time of n synchronous, ठीक है। स्लिप हमें पता है 5% है विच इज इक्वल टू 0.05। सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास 1800 आरपीएम है तो एनएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1710 आरपीएम। अब देखें ये रोटर ट्राई कर रहा है स्टेटर को चेज करने के लिए सिंक्रोनस स्पीड को, बट उसकी स्पीड उससे कम है। यही हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मशीन का। What is the rotor frequency? Rotor frequency is s time of electrical frequency. Rotor slip हमारे पास 0.05 है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो यहाँ से रोटर की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास we can derive in this way. And next is what is the shaft torque of this motion? This motor at a rated load output हमारे पास जो है वो मैकेनिकल है, ठीक है। तो हमारे पास जो पी आउट आ जाएगा टॉर्क लोड इनटू ओमेगा एम। इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमारे पास इसी फॉर्म में आती है, तो यहाँ से हमने आउटपुट टॉर्क या लोड टॉर्क फाइंड करना है विच इज इक्वल टू पी आउट बाय ओमेगा एम। अब पी आउट हमारे पास जो है वो 10 एचपी की मोटर है, ठीक है। दिस इज इन हार्स पावर, जबकि हमें पी इन वॉटेज चाहिए होता है बिकॉज वी नो दैट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो यहाँ से हमारे पास 10 एचपी को हमने जब वॉटेज पे कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 7460 वॉट। और ओमेगा एम हमारे पास है रेडियंस पर सेकंड में, तो हमने एनएम से इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 60। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 179 रेडियंस पर सेकंड आ गया। यहाँ से हम लोड टॉर्क निकाल सकते हैं विच इज 41.7 न्यूटन मीटर। So next is the equivalent circuit of induction motor.
Induction motor is a single excited machine as opposed to double excited synchronous machine. Synchronous machines double excited है. Double excited का मतलब ये है कि रोटर और स्टेटर को हमें अलग से जो है वो एक्साइट करना पड़ता है, अलग से सप्लाई देनी पड़ती है, जबकि इंडक्शन मोटर सिंगल एक्साइटेड है. सिर्फ हमने जो है वो स्टेटर को ही पावर देनी होती है, रोटर के क्रॉस इंडक्शन फिनोमेना से हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस होती है. सो वी बिगिन विद द ट्रांसफार्मर मॉडल. जैसा कि ट्रांसफार्मर मॉडल ऑलरेडी हमने देखा था, जिसमें हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग का सर्किट है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट है, दरम्यान में हमारे पास जो है वो कोर का सर्किट होता है, जस्ट लाइक जहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन हो रही होती है, इंडक्शन हो रही होती है. सो दिस इज जस्ट लाइक R1 JX1 इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. ठीक है, ये हमारे पास कोर है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट आ रहा है या इंडक्शन फिनोमेना आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास रोटर की रेजिस्टेंस एंड रोटर की रिएक्टेंस है, रोटर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ER, और रोटर के क्रॉस जो करंट है दैट इज IR, एंड दिस इज द इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो इफेक्ट है. So include the variable frequency and other similar induction motor effects. अब इसे ट्रांसफार्मर के मॉडल में हमने क्या डालना है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट डालना है, बिकॉज इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगी एज दैट ऑफ ए प्राइमरी, और इसी तरह से जो बाकी इफेक्ट्स है उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना होगा. E1 coupled to ER by an ideal transformer with an effective turns ratio A effective. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेटर के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वही कपल हो रही है रोटर के क्रॉस. हमने आइडियल ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लिया है कि कोई लॉसेस नहीं हो रहे, और हमारे पास जो इफेक्टिव टर्न्स रेशियो है दैट इज A effective, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो बनती है हमारे पास. अब इसमें क्या होगा, कंडक्शन मशीन हैज अ एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर. इस एयर गैप की वजह से हमारे पास क्या होता है, रिलक्टेंस इंक्रीज होती है, या फ्लक्स पाथ हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है. हमने एयर गैप का इफेक्ट ऑलरेडी देखा था कि जब हमारे पास एयर गैप बढ़ जाता है तो हमारे पास जो वो फ्लक्स में रिलक्टेंस का जो पाथ है वो इंक्रीज हो जाता है बाय अ सर्टेन परसेंटेज. ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो रिलक्टेंस इंक्रीज होगी. इसी तरह से जो हमारे पास कपलिंग है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज रिड्यूस्ड. अब कपलिंग हमारे पास इसलिए रिड्यूस होगी बिकॉज हमारे पास एयर गैप है, तो हमारे पास जो पहले जो प्राइमरी डायरेक्टली लिंक कर रहा था सेकेंडरी के साथ इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, वो हमारे पास कपलिंग क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली इफ वी हैव अ हायर रिलक्टेंस ड्यू टू द एयर गैप, तो वी हैव टू प्रोवाइड अ हाई मैग्नेटाइजेशन करंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन फ्लक्स. ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड फ्लक्स है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव एन एयर गैप, उसके क्रॉस में हमारे पास फ्लक्स लीकेज होगा. Therefore, magnetization reactance will be much smaller. The voltage here produced in the rotor in turn produces a current flow in the rotor's secondary circuit of the machine या shorter rotor. ये आपको पता है, ठीक है. So in an induction machine, when motor की हम बात करें, when a voltage is applied to the stator winding, a voltage is induced in the rotor winding of the machine. अब हमारे पास जितना स्लिप स्पीड होगी या जितना हमारे पास रोटर और स्टेटर की स्पीड में डिफरेंस आएगा, उतना हमारे पास जो है रिजल्टिंग रोटर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होंगे. But the largest relative motion occurs when the rotor is stationary, called locked rotor or the blocked rotor condition. ठीक है, लॉक्ड रोटर का मतलब ये है कि रोटर रेस्ट पे है, उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा रिलेटिव मोशन जो बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर जो अचीव होगी. वो जब हमारे पास रोटर सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा, the rotor will move at the same speed as that of a stator magnetic field, so there would be the voltage induced that would be zero, there would be zero frequency, and there will be no relative motion. The magnitude and frequency of the voltage induced in the rotor at any speed is proportional to the slip of the rotor. ये हमने already derive कर लिया था. ठीक है, अब हमने यहाँ पे रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है. इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट डिफर्स फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट टू द इफेक्ट्स ऑफ वेरिइंग रोटर फ्रीक्वेंसी ऑन द रोटर वोल्टेज ER एंड इम्पीडेंस RR and XR. अब it can be exactly like the transformer equivalent circuit, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस केस में डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ स्टेटर, so we have to incorporate that effect. अब जो फ्रीक्वेंसी है रोटर फ्रीक्वेंसी और उसकी जो मैग्नीट्यूड वोल्टेज है ER on the rotor at any slip are given by FR is equals to slip time of FE and ER is equals to slip time of ER0. ER0 हमारे पास है लॉक्ड रोटर की कंडीशन जब होगी, उस टाइम पे हमारे पास जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, और इसलिए हम जो है ER को क्या कह रहे हैं, स्लिप टाइम ऑफ ER नॉट लॉक्ड रोटर पे कह रहे हैं. ठीक है, ये आपको पता है. The rotor resistance is independent of the slip, and the reactance of the rotor depends on the induction of the rotor and the frequency of voltage in the rotor.
अब जैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप पे डिपेंड कर रही है, इंड्यूस वोल्टेज भी जो है वो स्लिप पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, उसका स्लिप से कोई भी जो है वो लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस द वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो रोटर की रिएक्टेंस है वो डिपेंड कर रही है वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास रोटर पे जो है, बिकॉज वी नो दैट एक्स आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल आर। तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर के रेजिस्टेंस है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम है एफ ई के। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स आर आ जाएगा स्लिप टाइम ऑफ एक्स आर नॉट, अगेन दिस इज एक्स आर नॉट इज द रोटर रिएक्टेंस एट द ब्लॉक कंडीशन या रोटर लॉक कंडीशन, इसको ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस भी हम कहते हैं। अब यहाँ से जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्विवेलेंट सर्किट आएगा रोटर का, उसमें क्या आ रहा है कि रोटर के क्रॉस जो इंड्यूस वोल्टेज है, रोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड इसकी जो रिएक्टेंस, तो इंड्यूस वोल्टेज इज स्लिप टाइम ऑफ ई आर नॉट, और जो रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल टू जे स्लिप टाइम ऑफ एक्स आर नॉट ब्लॉक रोटर कंडीशन, और आर आर दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप। ठीक है, तो रोटर करंट इन सर्किट कैन बी रिटन एज आई आर। अब यहाँ से अगर हम रोटर करंट निकालें तो हमें पता है वो किसके इक्वल आएगा, V बाई टोटल इम्पेडेंस के, तो V या E यहाँ पे हमारे पास E आर है, और इम्पेडेंस हमारे पास क्या R प्लस जे एक्स आर के इक्वल है, तो E आर आ जाएगा स्लिप टाइम ऑफ E आर नॉट और आर आर प्लस जे एक्स जे एस एक्स आर नॉट लॉक रोटर की जो हमारे पास रिएक्टेंस है। यहाँ से हम आई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आर आर बाई एस प्लस डी एक्स आर नॉट के। From equation 1, it is possible to treat all of the rotor effects due to the varying rotor speed as being caused by the varying impedance supplied with the power from a constant voltage source E R naught। ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें सारे उन इफेक्ट्स को जो है वो डाल दिया जो कि हम हमारे पास जो है वो इसमें वेरिएंग इम्पिडेंस की वजह से जो है आ रहे हैं, जो कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब रोटर की अगर हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस यहाँ से निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी आर आर बाई एस प्लस जे एक्स आर नॉट, और इस तरह से मॉडिफाई इक्विवेलेंट सर्किट इसका हमारे पास ये आ सकता है कि अगर हम लॉक रोटर कंडीशन को देखा तो ई आर नॉट प्लस जे एक्स आर नॉट और आर आर बाई एस हमारे पास आ जाएगा। दिस इज अ रोटर करंट एज ए फंक्शन ऑफ द रोटर स्पीड, कि रोटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारे पास रोटर का करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। When the rotor is locked हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, जब रोटर जैसे जैसे सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करेगा वैसे वैसे हमारे पास जो है वो आई मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो होता जाएगा। To produce a final equivalent circuit, refer rotor part of the model to the stator side। अब वही जो हमने रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, अब हम इसको क्या करें, स्टेटर साइड पे जो है वो रेफर करें, जैसे हमने ट्रांसफार्मर के केस में किया था। तो वी हैव टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द टर्न्स रेशियो, तो यहाँ पे हम उसी टर्न्स रेशियो इफेक्ट को डालेंगे, तो Vp इज इक्वल टू Vs इक्वल टू Vs डैश इज इक्वल टू AVS, और IP क्या आ गया, IS बाय A के इक्वल आ जाएगा, और ZS हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर ZS के इक्वल आ जाएगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम जो इंडक्शन मशीन के केस में अप्लाई करेंगे, तो जो E2 है हमारे पास व्हेन दिस इज रेफर्ड टू द स्टेटर साइड, तो ER डैश हो जाएगा, एंड दिस इज A इफेक्टिव टाइम ER नॉट, और I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, IR बाय A इफेक्टिव, एंड Z2 हमारे पास आ जाएगा A इफेक्टिव स्क्वायर और साथ में टोटल इम्पीडेंस। अब हम ये कह रहे हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि R2 जो हमारे पास इफेक्टिव स्क्वायर RR और X2 इफेक्टिव स्क्वायर XR नॉट के इक्वल है, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का आ जाएगा वो यही है, R1 JX1 ये स्टेटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है, और ये हमारे पास JX2 और ये R2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R2 बाय S का इफेक्ट आ जाएगा, और JX2 वी नो दैट दिस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्क्वायर RR एंड इफेक्टिव स्क्वायर XR नॉट। The rotor resistance R, reactance X or not, and the effective turns ratio effective are very difficult to determine on a cage rotor. It is possible to make measurements that will directly give the referred resistance and the reactance R2 and X2, even though R, X or not and effective are not known separately. तो हम जो है वो इंस्टेड के हम इनको कैलकुलेट करें, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हम कैलकुलेशंस करें, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं डायरेक्टली मेजरमेंट्स जो है वो यूज कर रहे थे, मेजरमेंट मेथड यूज करते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यूज दे। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो हमारे पास इसकी पावर लॉस कैलकुलेशन है, पावर फ्लो डायग्राम्स वगैरह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह कंज्यूम करना है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका जो सिर्फ डीसी मोटर और का टॉपिक जो है वो रह गया, वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए।